नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हर रोज हम लेकर आते हैं ठीक 6:30 बजे और बताते हैं आपको निवेश के गुर कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स करके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए आप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो योर मनी यही सब बातें बताने के लिए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से करें शुरुआत, क्या हो पहला कदम, क्या तरीका होना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है तो उसको बेहतर कैसे बनाएं, ऐसे तमाम सवाल आप भेज सकते हैं योर मनी को 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और ट्विटर पर आप CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए, ये शो आप लाइव देख भी सकते हैं। साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ मनी आईडी स्कूल के फाउंडर अर्णव पंड्या मौजूद हैं। अर्णव, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आज थोड़ी सी रिट्स की बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जो हर किसी को हर समय अट्रैक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन जो ज़मीन नहीं ले सकते, फ्लैट्स नहीं ले सकते, कमर्शियल प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते, उनके लिए है रिट्स। तो बेसिकली जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, ये इसका फंडा क्या है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है डिटेल्स? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कई सारे निवेशक अपना पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको आसान तरीके से समझना है तो जैसे ये रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड की तरह है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तब आपका छोटे छोटे निवेशक छोटी रकम डाल के उसका फिर निवेश इधर स्टॉक्स बॉन्ड्स उसमें होता है। तो रीट में निवेश रियल एस्टेट में होता है। और यहाँ पर फर्क इतना है कि मान लीजिए आप कोई नॉर्मल इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी लेने जाए तो रियल एस्टेट एक लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको एक बहुत बड़ी रकम डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर रीट में आप बहुत छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं और आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर एक पेपरलेस फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, तो एक चीज और बताइए, ये तो आपने बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन क्या ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसकी तरफ लोग देख सकते हैं, खास तौर से वो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं? और दूसरा ये कि और क्या फीचर्स हैं, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, कैसे लोग ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली अपनी इस इन्वेस्टमेंट को? तो कोई भी निवेशक हो जिसे रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना है तो वो रीट की तरफ देख सकता है। अब ये जो रीट होता है वो एक्चुअली करता क्या है, वो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो एक रीट जो होता है वो मैनेज करता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें दो तरह की इनकम होती है। एक तो रेंटल इनकम, क्योंकि मान लीजिए कि रीट के पास ऑफिसेज है या वेयरहाउसेज है या इवन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो वो उसे लीज पे देके उसका रेंट कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो रीट को फायदा होता है। तो ये रीट की इनकम हो गई। अब रीट जो है वो 90% ऑफ इट्स इनकम आपको उसको कंपल्सरीली देना पड़ता है, तो उसमें से आपको एक डिविडेंड मिलेगा। अब आप जब रीट को ट्रैक करना चाहते हैं तो रीट स्टॉक एक्सचेंज पे एक शेयर की तरह लिस्टेड होता है, तो उसमें आप उसके डेली प्राइस भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी चाहे आप उसको खरीद सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। तो उसे ट्रैक करना एक स्टॉक को ट्रैक करने के जैसा होता है। और अंडरलाइंग आपको ये ट्रैक करना है कि ये रीट कहाँ करता है। एक चीज और क्विकली, टैक्सेशन के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं रिट्स में इन्वेस्टमेंट पे? वही जो बाकी म्यूचुअल फंड्स पे लगते हैं या कोई और प्रोसेस है? नहीं, जो टैक्सेशन का जो मुद्दा है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। देखिए, क्योंकि रीट्स में आपको दो प्रकार की इनकम होती है। एक कैपिटल गेन्स, जब आपका प्राइस जिस पे आपने रीट खरीदा है उससे ज्यादा आप बेचते हो तो कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन जो होता है उसमें 3 साल तक अगर आपने होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म है, 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म है। 3 साल के पहले आपने बेचा, गेन हुआ तो 15% टैक्स है, 3 साल के बाद आपने बेचा तो 10% टैक्स है। ये कैपिटल गेन हो गया। अब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड जो है
उसमें आपको ये जानना होगा कि डिविडेंड किस प्रकार की इनकम से आता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस डिविडेंड का एक हिस्सा जो रेंटल इनकम से आता है वो आपके लिए टैक्स फ्री है, तो उससे आपको एक बेनिफिट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर जो रीट कंपनी है उसने एक कंसेशनल टैक्स अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो उससे जो डिविडेंड मिलेगा रीट को, वो उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर उसने कंसेशनल नहीं लिया है तो उसमें आपको टैक्स भरना नहीं है। अगर कोई रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है रीट को और वो पे आउट आता है तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है। ठीक है, तो तमाम बातें रिट से जुड़ी हुई बताई हैं अर्णव जी ने। अगर अभी भी आप कुछ और समझना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है या रिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आगे शोज में हम उनको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए बातचीत करते हैं कॉलर्स से। पहले कॉलर राजीव त्यागी फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ, राजीव त्यागी। मैडम 2021 जनवरी 2022 में मैंने SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी और मैंने 5 जगह इन्वेस्टमेंट करी है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने आपके एक्सपर्टीज से कि मुझे ना मेरा 10 से 12 साल का प्लान है, जिसमें दौरान मेरे एक बच्चा 4 साल का है, एक 9 साल का है। उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए मुझे उनके फर्दर स्टडीज के लिए 1 CR का मैंने बनाया है। तो 12 साल तक का मेरा टारगेट रखा है। जी मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे कितना और इसमें बढ़ाना पड़ेगा, या कोई ऐसा SIP ऐड करनी पड़ेगी, या फंड एक्सपेंड करने का, या कोई ऐसा फंड है जो मेरे को अभी नुकसान दे रहा है। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा क्वेरी है, उस बारे में पूछना था। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और इन 5 फंड्स में आप 10,000 के SIPs कर रहे हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए अर्णव। एक चीज तो है कि इनका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग नहीं है। इनके पास फ्लेक्सी कैप भी है, ब्लू चिप है। फ्लेक्सी कैप हालांकि 2 लिए इन्होंने, लेकिन एक स्मॉल कैप भी है और एक टेक्नोलॉजी फंड है। इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 के SIPs अभी 6-7 महीने 8 महीने पहले ही इन्होंने स्टार्ट की है। 12 साल में 1 करोड़ ये कमाना चाहते हैं। तो बताइए क्या सजेशंस इनके चुने गए फंड्स पर और इनके गोल पर। अगर उनको गोल अचीव करना है तो उनको जो 12 साल में 1 करोड़ की रकम चाहिए, उसके लिए मंथली अराउंड 31,000 निवेश करना होगा। अब उनको एग्जिस्टिंग निवेश है 10,000, तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 गुना बढ़ाना होगा टू गेट अप टू 31,000। अब आते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो जिस प्रकार का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंड्स, वो ठीक है। इक्विटी फंड्स आपको चाहिए, 10-12 साल एक लंबा समय होता है, तो उसमें इक्विटी का आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो ब्रेकअप, फंड्स अच्छे सिलेक्ट किए हैं। एक लार्ज कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप है। अभी इसमें एक ही बदलाव मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी फंड है जो सेक्टर फंड होता है, तो वो टेक्नोलॉजी फंड इस पोर्टफोलियो के लिए योग्य नहीं है, तो उसको निकाल के जो एक मिसिंग फंड है ये पोर्टफोलियो में, वो एक मिड कैप फंड है। तो ICICI प्रू का जो टेक्नोलॉजी फंड है वो निकाल दे और उसकी जगह पे PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डाल दे, तो इससे पोर्टफोलियो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा और फिर जो नई रकम आएगी बढ़ती हुई यही फंड्स में वो डाले। ठीक है, तो फंड्स के बारे में भी बताया अर्णव ने आपको और साथ ही आपके गोल के बारे में भी राय दी। अपनी SIP को धीरे धीरे बढ़ाइए। 30,000 के आसपास की SIP आपको लगेगी। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़े, आमदनी बढ़े, अपनी SIP को इंक्रीज करते रहिए। बाकी तो एक बदलाव सजेस्ट किया गया है, मिड कैप फंड एक ऐड करना है, टेक्नोलॉजी फंड से आप निकल सकते हैं। रितेश बहेरा बड़ोदरा से हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मेरा एक्चुअली 15 to 20 इयर्स का विजन है और 6 म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे। ओके, मुझे खाली विजन है मेरा 2 करोड़ का। मुझे जानना था कि इस पोर्टफोलियो में मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज मुझे भी करने के बाद लग रहा है कि ओवरलैप कर रहे हैं थोड़े, तो मुझे क्या रिमूव करके क्या ऐड करना चाहिए इस पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो आपके पास आपने कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड्स में, आप ये बताइए प्लीज। एक साल से मैम। 1 साल से कर रहे हैं और आपका 2 करोड़ का टारगेट है 20 साल में, राइट? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो फंड्स देखिए इनके मेरे का लार्ज कैप, ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, SBI फोकस्ड, SBI स्मॉल कैप,
ये फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने और 25,000 के आसपास की SIP है, 2 करोड़ का टारगेट है। तो बताइए 20 साल में टारगेट ही अपना हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, मौजूदा निवेश से, और पोर्टफोलियो में क्या कोई चेंजेस करने हैं? तो इनको अगर टारगेट अचीव करना है तो मंथली अगर वो 20,000 निवेश करते हैं एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ अगर 12% ये ग्रो करता है तो 20 साल में उनका 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से हासिल हो जाएगा। तो लुकिंग एट कि कितना वो आज की तारीख में निवेश कर रहे हैं, मुझे ये तकलीफ नहीं लगती कि गोल अचीव करने में रकम ज्यादा चाहिए। अब ये बात हो गई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब हम पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो लार्ज कैप थोड़ा हैवी पोर्टफोलियो है, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड्स है वो मल्टीपल है और उसमें से एक फोकस फंड है जिसमें भी थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर आता है। तो उनके पास एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी एरियाज में एक्सपोजर नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बदलाव जो उनको करना चाहिए कि एक प्योर लार्ज कैप फंड है एक्सिस ब्लू चिप, वहां से निकल जाए और एक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाए। तो फ्लेक्सी कैप फंड में या तो PGIM का फ्लेक्सी कैप या कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप, ये दो में से कोई किसी एक में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दे ताकि उनको लार्ज कैप एक्सपोजर रहे पर थोड़ा कम हो जाए, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस दिए गए हैं। अपने गोल को तो आप आसानी से हासिल कर सकेंगे अपनी मौजूदा निवेश से, और अभी आप 25,000 की SIP कर रहे हैं, 20,000 की SIP भी करेंगे तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। एक और सवाल लेंगे, ईमेल के जरिए हमें सार्थक ने सवाल भेजा है कोल्हापुर से। 30 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 36,000 रुपए। 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 30 लाख, 20 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख और 30 साल में रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ चाहिए। पिछले 7 महीने से 3 म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहे हैं। DSP फ्लेक्सी कैप, DSP मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इन्होंने लिया हुआ है, और सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये पैसे डाल रहे हैं। तो वो तो चलिए बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए इनके काम आ जाएगी। अब बताइए कि इनके गोल्स पर आपकी सलाह क्या है? देखिए, इनके पास 3 गोल है और मेरे हिसाब से गोल्स अचीव करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी क्योंकि समय लंबा है। तो अगर जो बेटी के एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए जो निवेश की रकम चाहिए वो अराउंड 6,000 पर मंथ है। जो बेटी के साथ शादी के लिए अमाउंट चाहिए वो अराउंड 5,000 पर मंथ है और रिटायरमेंट के लिए 3,000 पर मंथ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड 14,000 पर मंथ अगर निवेश करते हैं तो ये तीनों गोल अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में अचीव हो जाएंगे। मेरा इनसे सिर्फ एक ही कहना है कि देखिए, आपने जो रिटायरमेंट गोल की जो रकम रखी है ना, वो शायद इतने समय बाद कम पड़े, तो ये रकम को शायद आपको रिवाइज करना पड़ेगा और उसी तरह से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान भी थोड़ा चेंज होगा इन टर्म्स की आपको कितना निवेश करना है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम एग्जिस्टिंग फंड्स के बारे में बात करें तो फंड्स स्प्रेड आउट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक ही फंड हाउस के 2 फंड उन्होंने रखे हुए हैं, तो ये एक फंड हाउस बायस हो जाता है क्योंकि 2/3 इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही फंड हाउस में जाता है। तो मेरा इनका इन टर्म्स ऑफ चेंज यही है कि DSP का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहां से वो निकल के आज की तारीख में SBI का ब्लू चिप फंड में चले जाए, ताकि ओवरऑल एक्सपोजर में एक लार्ज कैप भी आ जाए और दूसरा आगे जाते हुए जैसे वो रकम बढ़ाएंगे तो तब एक प्योर स्मॉल कैप मिड कैप वैसे करके अलग फंड्स ऐड कर सकते हैं। पर आज की तारीख में सिर्फ एक ही चेंज की जरूरत है, DSP फ्लेक्सी कैप से SBI ब्लू चिप, और अपना गोल्स को जरा रिवाइज कीजिए क्योंकि शायद आपको ज्यादा रकम चाहिए। आप देख रहे हैं यो मनी। अर्णव पंड्या हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे, सनी जैन है हमारे साथ। सनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सनी, आप बताइए आप कैसे हैं और क्या? बिल्कुल, आपकी ऑडियो क्लियर है। क्या सवाल लेकर आए हैं? मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो किसी फंड का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, अगर उसका साइज एक कॉर्पस बहुत बड़ा, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है क्या? ठीक है, तो आपने कहा कि बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि जो AUM होता है, AUM का साइज जो होता है वो कितना इम्पैक्ट डालता है म्यूचुअल फंड स्कीम पर, करेक्ट? यही पूछना चाहते हैं आप? सवाल मेरा ये था। और दूसरा सवाल मेरा एक और है मैम, इसी से जुड़ा हुआ। मैं SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पहले भी CNBC आवाज पे अपनी क्वेरी दे चुका हूँ। मैम जब बेयर मार्केट आता है
तो बेयर मार्केट में हम कैसे उन फंड्स का सिलेक्ट करें जो हमें डाउनवर्ड प्रोटेक्शन दे सके? ओके, ठीक है। तो अर्णव, आपने सुना है इनका सवाल। पहले तो यही जानना चाहते हैं कि एयूएम का साइज क्या स्कीम की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है या फिर नहीं, या फिर जो कम एयूएम साइज के फंड हाउस होते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं, और कैसे चुनना चाहिए इन्हें, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड? देखिए, जब भी आप एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करें तो आपको एयूएम यानी कि एसेट्स कितने हैं वो तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एसेट्स बहुत बढ़ जाते हैं कोई फंड में, तो फिर फंड मैनेजर को उसे मैनेज करने में या इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन में उसके चॉइसेस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई फंड 40-50 हजार करोड़ का हो गया, तो उसमें आपको यानी कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप्स ज्यादा ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ये तकलीफ हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार जब मिड और स्मॉल कैप फंड्स के एसेट्स बढ़ जाते हैं, तब ये फंड्स उसमें नया निवेश रोक देते हैं, क्योंकि उनके पास मिड और स्मॉल कैप के सेक्टर में इतने स्टॉक्स नहीं है जो लिक्विड हो और जो उन्हें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सके। तो अगर उसी तरह अगर जो एसेट्स बहुत छोटे हैं तो वो भी एक तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि थोड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आ गया तो फिर फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बेचने पड़ेंगे। तो आपको बहुत छोटी एयूएम वाला भी फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार का रिस्क होता है। लेकिन सिमिलरली बहुत बड़े एयूएम का भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये थी कि जब हम बेयर मार्केट में आते हैं तब आपको सिर्फ बेयर मार्केट के लिए आपको म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। म्यूचुअल फंड आपको वही देखना है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता है, और आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जब बाजार गिरता है तब ये फंड कम गिरता है, सिमिलरली जब बाजार बढ़ता है तब ये ज्यादा बढ़ता है। ये म्यूचुअल फंड का गोल है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स जब गिरते हैं तो इक्विटी फंड्स में गिरावट आएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपने कोई फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से फंड इवन इन टफ टाइम्स भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है, ताकि आपको जो म्यूचुअल फंड का गोल है आउट परफॉर्मेंस, उसका पूरा फायदा मिले। ओके, ठीक है। चलिए, तो तमाम बारीकियां आपको बताई हैं आपके क्वेश्चन से जुड़ी हुई। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा अपना सवाल भेज भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब गिरीश कुमार से बातचीत कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। गिरीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम। एक्चुअली मैम मैं ये 40,000 का अपने वीपीएफ में करता था, तो जी तो वीपीएफ में करता था। तो अभी ये जब से इंटरेस्ट पे टैक्स लगने लगा तो पिछले साल से मैंने कुछ फंड में 3 फंड में 5-5 हजार की एसआईपी शुरू की है। तो मैम ये मैं जानना चाहता था कि ये ठीक है मेरा सिलेक्शन, और ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, तो आप अब ऑलरेडी कैनरा रोबोको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, डीएसपी, निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड इसमें डाल रहे हैं, और आपको 5 साल में 10 से 15 लाख का आपका टारगेट है। इससे पहले आपने किसी और स्कीम में डाली हुई थी। तो पूछते हैं क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने ये एसआईपीज स्टार्ट की हैं, क्या स्ट्रैटेजी इनकी सही है और क्या सजेशन है? देखिए, इसमें मेरा कंसर्न 2 चीजों पर है। एक तो ये है कि इनका जो टाइम फ्रेम है निवेश का वो सिर्फ 5 साल का है, यानी कि अपने गोल के वो बहुत लंबा नहीं है। तो जब आप इक्विटी फंड्स चूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप गोल पास में आता है तो आपको धीरे धीरे करके डेट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट टाइम 3-3.5 साल का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनकी एज 58 है, तो अगर ये पैसा जो इक्विटी में जा रहा है वो उनके बेसिक नीड्स के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि अगर उनको इसमें से रेगुलर इनकम नहीं चाहिए तो इन्होंने जो एलोकेट किया है वो ठीक है। अब इनको निवेश करना है 18,000 टू गेट टू द गोल, तो उसमें से 15,000 तो वो कर ही रहे हैं। तो ये 2 चीज अगर जो कंसर्न मैंने दोहराई है वो अगर पूरी हो जाती है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, ये इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और खास करके जब 3 साल पूरे हो जाए और 2 साल बाकी हो अपने गोल के लिए, तब धीरे धीरे करके ये जो इक्विटी का पैसा है वो उनको डेब्ट में शिफ्ट करना देना चाहिए, ताकि एंड में अगर कोई इक्विटी में वॉलेटिलिटी आए तो उनके गोल को अचीव करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं। आप
आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर। चलिए वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का भी। अर्णव, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए। अर्णव ने कुछ फंड्स पे निकाले, वो आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं फटाफट से। ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं, बिगनर हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन 4 फंड्स को आप नोट कर लीजिए अगर आप अर्णव की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें एसबीआई ब्लू चिप, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, पराग पर फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।